सभी विद्यार्थी कैसे हैं आप बताइए फटाफट से। सभी विद्यार्थी कैसे हैं? कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? हाँ, आज एक बच्चा लिखने में लेट हो गया। अफसोस की बात है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते 62 से हम लेने वाले हैं ना? 62। आइए फटाफट। तो भैया थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? थीटा का। तो 62 हो चुका है भाई। कुछ लोगों का कहना है 63 हो चुका है। 63 से 62 हो चुका है, 63 से चलिए। यदि किसी त्रिभुज के की भुजाओं को दो भुजाओं से बढ़ाया जाता है तो बाहरी कोणों का योग दोनों पक्षों में बनता है। तो कितने डिग्री का बनेगा? सर मैं नया हूं, कहां से देखना स्टार्ट करूं? आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, है ना? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोनों भुजाओं से बढ़ाया जाता है, जैसे दोनों को एक साथ बढ़ा दिया इधर की इधर, बाहरी कोण का योग दोनों पक्षों में बनता है। तो बाहरी जो कोण है वह दोनों आपके पक्षों में बन जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि वह कितना होगा, है ना? देखते हैं, सॉल्व करते हैं बढ़िया पूरा। बहुत बच्चे कह रहे हैं 360 360 360। चेक करते हैं भैया, 360 होगा या कुछ और होगा, या फिर वाकई में 360 होगा, तो ये पता लग जाएगा अभी आपको, है ना? आइए, तो सर कैसे करेंगे? तो यहां बोला जा रहा है तो बाहरी कोणों का योग दोनों पक्षों में बनता है। तो भाई कैसे करें बताओ? यहां पर किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोनों भुजाओं से बढ़ाया जाता है। इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड इन बोथ द साइड्स देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इन बोथ साइड इज। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने ऐसे बढ़ा दिया, मैंने ऐसे बढ़ा दिया। तो आप ये कहते हो कि भाई साहब, हाँ, आप ये कह रहे हो कि दो साइड से आप बढ़ा रहे हो, केवल और केवल दो साइड से। तो किस तरह से हम लें इस चीज को? ठीक है ना? तो बाहरी कोणों का योग दोनों पक्षों से बनता है। यानी कि अगर आपने इस तरह से बनाया है ना, तो एक आपका ट्राइंगल ये बन जाएगा, ठीक है? और आपने केवल दो साइड्स बढ़ाई है, तो आपने अगर मान लीजिए ये साइड आपकी मैंने बढ़ा दी, तो एक आपका ट्राइंगल क्या बढ़ जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है सर, दोनों दिशाओं को एक दिशा में बढ़ाया जाता है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं में बढ़ाया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं को दोनों भुजाओं में बढ़ाया जाता है इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड इन बोथ साइड्स दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं, या फिर इस तरह से लिख देते हैं। मैंने दोनों तरफ बढ़ाने की बात की है तो बात वही पड़ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने ट्राइंगल बनाया, तो मैंने एक साइड, हाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कुछ 360 ऐसी दे रहे हैं बस बिना जानबूझ के, तो थोड़ा सा समझते हैं डियर, कुछ इंटरेस्टिंग तो है ही इस क्वेश्चन में। ऑल साइड को नहीं बढ़ाना, ऑल साइड का तो मामला हो ही जाता फिर। ऑल साइड होता तो 360 होता ही है, वो तो सभी बाह्य कोणों का योग, वो नहीं है इसके इस क्वेश्चन का मतलब, है ना? हाँ, यहाँ बोल रहा है कि बोथ साइड आपने इंक्रीज कर दिया है, तो बाहरी कोण दोनों पक्षों में बनता है। तो चलो मानते हैं एक तरीके से हम, जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका 3 है। तो हम अक्सर ये जाना करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर आपके लिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये तो सही है। अब बोला जा रहा है देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म बोथ साइड। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई साहब कि यहां पर अपने सामने इतना तो ये कंफर्म है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 2 3 180 प्लस तो हो ही जाएगा, है ना? 180 प्लस एंगल 1। अब एंगल 1 यानी कि कोई भी एंगल हो सकता है आपका। अब इस एंगल 1 को हम क्या ले सकते हैं, ये जरूरी चीज है। तो ठीक है, अब मतलब यदि किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, हाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इन बोथ साइड। राहुल कह रहा है 180 कैसे आया? राहुल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना? काफी अच्छा डाउट था राहुल। तो अभी कुछ भी पूछना होता है क्या? अरे इतना देर से पढ़ रहे हो, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि 1 2 3 कहां से लिख दिया मैंने।
ठीक है, देखते 63 में, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करें इतने। तो सभी छायांकित रंगीन कोणों का जो योग होगा वह क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, जरा देखिए आप लोग। तो सभी छायांकित भागों का आपको क्या निकालना है कि किस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब, सबका आंसर भी निकल कर आ रहा है जोरों शोरों से, सभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकालना है कोणों का योग। ये कहते हैं कि यार ये एंगल 1 है और ये सारे एंगल एक जैसे हैं क्या, सारे एंगल एक जैसे ही होंगे ना, है ना, सारे एंगल एक जैसे हैं क्या। हाँ देखते हैं, तो ये हो गया एंगल 1 और एंगल 2। सुनना जरा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला कोण पूरा बाह्य कोण से कर सकते हैं, एंगल 1+2 हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे सबके वो बनाने पड़ेंगे, पहले तो वैल्यू सबकी देनी पड़ेगी, मुझे सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। लीनियर पेयर से करेंगे। एक डायग्राम बनाता हूं बढ़िया सा बड़ा सा, जिससे कि आपको समझा पाऊं मैं क्लियरली। ये देखिए, कुछ भी मान लेते हैं क्या, ऐसे थोड़ी, रुको एक मिनट। और यहां पर ये हो गया, अरे 540 होगा ना गुरुजी, अरे सब्र तो कर लो भाई, हम बता देते, थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। हाँ अभी रुक तो जाओ, थोड़ा सॉल्व तो करने दो। देखिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एंगल हैं, इनका आपको सम निकालना है। तो सर आप देखिए पहले तो कि अगर आप इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हो तो इस वाले ट्राइंगल में आपने कौन सी भुजा बढ़ा रखी है, ये बढ़ा रखी है, यानी कि अगर मैं किसी को थीटा मान लेता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। और अगर मैं हाँ एक और एंगल है, हाँ ये वाला और है। तो ये सारे एंगल एक जैसे हैं शायद, यही करना पड़ेगा, सारे एंगल एक जैसे ही होंगे। अब अगर देखते हैं तो अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरह से चलती हैं चीजें, बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर ऐसी बात है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, रंगीन कोणों का मतलब जो भी कलर है, हाँ यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, अगर ये थीटा है तो ठीक है। हम्म, ठीक है, करते हैं, देखो सॉल्व क्या होता है। और अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर है, तो वैसे भी 180 डिग्री आना चाहिए। हाँ आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अब क्या बचा हुआ है कि ये वाला एक थीटा हो गया, फिर तो ये भी एक थीटा है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 180 माइनस 2 थीटा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। और इधर तीनों का योग कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से, 180 माइनस 2 थीटा और 180 प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 180 को 180 खा गया, तो 6 थीटा बराबर कितना आ गया, 360। तो सही तो है, क्योंकि सभी एंगल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 360, क्योंकि सारे एंगल हमने इक्वल माने हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। सर क्यों है इक्वल, अरे मत मानो इक्वल, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, ये बताओ। मानोगे या मत मानो, अगर इसको आप एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, 180 माइनस एंगल 1 एंगल 2, यहाँ क्या लिखोगे 180 माइनस एंगल 3 एंगल 4, यहाँ क्या लिखोगे 180 माइनस एंगल 5 एंगल 6। तो तब भी इनका सम करोगे तब भी 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो उनका सम 360 ही होगा। विदाउट इक्वल भी यही होने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मानने से हमारे पास क्या बन गया, थीटा ही रह गया, बस 6 थीटा की वैल्यू निकालनी थी। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 मान रहा हूं तो आपको तो केवल ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। आप इनको जोड़कर 180 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। 540 वालों किधर हो तुम, पहले बताओ। अर्चित अभी आ जाएगा मेरा फाउंडेशन कोर्स, अभी हम बहुत अच्छी तरह से चीजों को कर रहे हैं, चलेगा।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए प्लीज। एक्स का मान निकालना है और ये आपके एक्स दे रखा है। एक बच्चा कितना प्यारा है, बोले सर 540 माइनस 180 से भी आ जाएगा आंसर तो। अरे भाई बात तो वही है, 18 या 54 करके 180 घटा दिया। तो एक्स का मान निकालना है डियर, यहां 40 दे रखा है, यहां 70 दे रखा है और ये एक्स है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने बहुत बढ़िया चीज है और यहां पर आपके सामने सारी चीजें हम क्लियर भी करने वाले हैं आप लोगों को। तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं कि देखो भाई, ये अगर 60 है और ये अगर 60 है, तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो यहां गिवन है क्वेश्चन में और उसका आप यूज कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का जो योग होगा वह 360 होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मयंक, फॉर आई बी क्लियर हो गया भाई का। मैं ये कहना चाहता हूँ यार, कुछ भी हो गुरुजी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। सर ए और सी निकाल सकते हैं, हाँ कोशिश करते हैं निकाल लेंगे। चलिए, तो क्या हम ये कहेंगे डियर, ये 120 आपके सामने है, ये अपने सामने कितना हो गया 110 हो गया, तो कुल मिलाकर 120 और 110 अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 230। 230 के बाद जो आप 360 में से घटाओगे ना, तो अरे हाँ हाँ तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम आ जाओ फटाफट से। तो ये हो गया गुरुजी 130 हो गया। ठीक है, आओ। तो यहाँ 130 आ गया सर, 130 आएगा ना, 360 में से 230 चले गए तो बात आ गई कि ये 70 है और ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा केवल और केवल। अरे 30 का को ये होगा कितना, 130 हो गया, ये हो गया अपना 50, 50 हो जाएगा क्योंकि 180 होता है, ये 50 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा कितना, ये अपना हो जाएगा 80 डिग्री, ये अपना कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि ये अगर आपके सामने 50 है तो ये आपका 80 डिग्री हो गया। यहां तक किसी को 360 से क्यों घटाया सर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम 360 होता है। ठीक है डियर, हाँ 130 माइनस 50 करिए सर, हाँ वो 80 लिख दिया ना, यहाँ पर कॉमन सेंस है ना। चलो 100 130 आ गया था इन दोनों का सम, ये अगर 50 है तो ये 80 तो होगा, हाँ पूरा 50 है, पूरे 50 है। ठीक है, अब क्या करें सर, हम ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि भाई ये 40 है, ये 60 है और ये आपका 80 है, तो यहाँ 180 आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं आई सर हमें। अब उसके बाद आपके पास क्या, आपके पास और क्या है जिससे कि आप एक्स को निकाल पाओ। राजा कह रहा है 50 और 80 क्यों, राजा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर देता है, बोलो बताइए बताइए, आराम से सॉल्व करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है डियर। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा क्या कहता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। तो यहां पर हमारे पास ये है कि सर अगर हम यहां पर अगर हम इस पूरे x को निकालना चाहते हैं तो ये तभी संभव हो पाएगा अगर मैं इसको काट देता हूं 40 और 40 में, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 40 और 40 में, तो यहां मुझे इतना तो पता ही है अगर ये x होगा तो ये 180 माइनस x होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब आप कोशिश तो करोगे ना, अगर मैं इसको मान लेता हूं y, मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको मान लेता हूं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगी, अगर मैं इसको मान लेता हूं y, तो इसको मुझे कितना मानना पड़ेगा 80 माइनस y। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नहीं होना चाहिए क्या, सेटिस्फाई करा देंगे सर। 40 प्लस 80 माइनस वाई प्लस एक्स बराबर कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, पहली इक्वेशन के साथ हम कार्य करते हैं तो x माइनस वाई बराबर हो गया 60। किसी को कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो y माइनस एक्स प्लस 180 प्लस 60 बराबर 180, तो यहां से कितना निकल कर आ गया, इस बार y माइनस एक्स बराबर आ गया 60, माइनस 60 माफ कीजिए, तो बात वही पड़ गई है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये भी वही इक्वेशन बन रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, यानी कि यहां पर अगर आप इस एंगल को देखते हो और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यहां पर एक सेटिस्फेक्शन क्या बन रहा है कि यहां पर अगर ये 40 होगा और ये आपका 40 होगा, तो x आपका कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा आपका 80, तो ये बाइसेक्टर बन गया आपका। तो अर्धक अगर यूज करते हैं तो आप इस तरह से इक्वेशन भी सेट कर सकते हैं कि x माइनस वाई कितना आ रहा है 100 माइनस 40 60 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं डियर आपसे। 63 वाला क्वेश्चन, 63 हमने देख लेंगे अभी है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन करें।
इसका आंसर क्या होगा? बताइए। पहले भी रह गया क्या ये? पहले किया हुआ है? अरे हाँ, सारे ऑप्शन सेम है, तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर निकालो। आइए आइए डियर, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, अपना उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं, प्लीज, है ना। आइएगा। तो प्लीज अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ बोला क्या जा रहा है आपका, जो है इफ ए बी और बी सी और सी डी आपके बराबर है शायद, है ना। आपका ए बी बी सी और सी डी बराबर है, यहाँ बीच में भी बराबर होगा और डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है ना। ए बी बी सी और सी डी बराबर है। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे चिल मार के। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये मत कहना सर चिल कैसे मारे, है ना। चलिए, तो मैं ये कहता हूं भाई, इसके सामने अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, तो इसके सामने मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना। बोलिए, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने ये वाला भी एंगल थीटा होगा। सर हमें कोई यहां तक दिक्कत नहीं थी पहले तो, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बीसी और सीडी भी बराबर है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में इसके सामने का एंगल आप मान लीजिए बीटा अल्फा मान लीजिए, तो सीडी के सामने का बीसी, ओहो, बीसी और सीडी, सीडी के सामने का अल्फा है तो बीसी के सामने का भी अल्फा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर 30 और 40 है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आपका जो सीएचएसएल का बैच चल रहा है वो सीएचएसएल के लिए इनफ है। ऑब्वियसली वो चला ही इसलिए रखा है। कैसी बातें करते हो भैया, मतलब अभी भी, मतलब कोई ये कहता है, कोई कह रहा है कि भाई बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सर हमें थीटा, अच्छा थीटा निकालना है हमें। थीटा कहाँ है? थीटा नहीं मानते हैं और कुछ मान लेते हैं। अच्छा थीटा ये निकालना होगा शायद, है ना। बीच वाला, ये थीटा है क्या? बीच वाला थीटा है क्या? यही थीटा है शायद। तो कुछ और मान लेते हैं, तो बी ओ सी निकालना है, यही थीटा है। आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सर आप अल्फा मान लीजिए, यहाँ पर आप अल्फा मान लीजिए। आपको ये समझ में तो आने लग गया ना कि हम कौन कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, और हर ट्राइंगल के लिए अलग अलग एंगल मानना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ अल्फा अल्फा माना, तो इसके सामने अगर आप बीटा मानते हो तो इसके सामने भी आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा मानना पड़ेगा। अब आपके पास क्या है, दो इक्वेशन बनने के लिए तैयार है। पहली इक्वेशन हम बनाएंगे इस वाले ट्राइंगल में एबीसी में, तो मैं कह सकता हूँ बीटा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 150। ठीक है, पहली दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, बीटा प्लस अल्फा प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कितना निकल कर आएगा, 2 बीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाना है, 140। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा और 3 बीटा बराबर कितना हो गया, 290। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 290/3। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री में से 290/3 आपने घटा दिया, तो 18 या 54, 540 माइनस 290/3। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 250/3। तो यही आपका राइट आंसर होगा, थीटा की वैल्यू 250/3। चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट। फिनिश, खत्म। अब अगला फाइल कौन सी है, ये लीजिए। अच्छा वो क्वेश्चन कौन सा था, एक बार किसी ने भेजा है। किसने भेजा था, 62, 63 किसने भेजा था, सचिन दुबे ने, था ना। आपने ये बना दिया, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को लेना है, टू साइड की, तीनों साइड की मत लो, तीनों साइड की तो जोड़ के फिर हम 360 तो वैसे ही होता है, डबल कर दिया मतलब, हाँ तो 720 कर दे फिर, दोनों साइड बोला है ना। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड, हो सकता है यही हो, इसका कहने का मतलब सही भी हो सकता है, ऐसा लिखा है शायद इसमें, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड इन द बोथ द साइड्स, यानी कि इस तरह से, हाँ हो सकता है यही हो कि भाई एक साइड तो ये हो गया और एक साइड ये हो गया, दो साइड बढ़ा दी हर हर किसी की, एक साइड ये हो सकता है, एक साइड ये हो सकता है, और एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा। तब तो आपको पता है कि एक तरफ का अगर 360 होता है तो दोनों, मतलब 360 होता है तो दो तरफ की जो हो जाएगा 720 हो जाएगा। चलिए अब अगली फाइल कौन सी है वो भी देख लेते हैं और वो भी निपटा देते हैं फटाफट फटाफट। अभी तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अभी तो हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आएगा सिमिलरिटी, है ना। 16/3, 15 मार्च वाली 16 मार्च वाली है, या दोनों सेम है,
एक तो ये है, एक मिनट रुको, मैं एक बार चेक करता हूँ फटाफट। 16 वाली है ना? 15, अभी मैं 16 वाली ले रहा हूँ मौजूदा स्थिति में, ठीक है, वो भी सिमिलरिटी वाली फाइल ही है। लो, स्वागत करो इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए करिए। एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर दो बिंदु हैं, और जो कि आपका क्या है, डीई समांतर है बीसी के। तो डीई जो है त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में बांटता है, तो एडी और बीडी का रेशो बताइए। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृपया करके जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो सामने ध्यान दें, क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे मैं आपको करा रहा हूं। यहां पर हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और डीई जो है आपका समांतर है बीसी के। क्या मिड पॉइंट बोला है? क्या मिड पॉइंट बोला है? अभी तो नहीं बोला है, लेकिन यहां उसने स्पष्ट कर दिया कि जो आपका क्षेत्रफल है वो बता देता हूं सर। यहां बोल दिया है कि डी एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट स्क्वायर होगा और इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट स्क्वायर होगा। क्या हम गलत कह रहे हैं क्या? बोले कैसे कह सकते हो गलत आप सर? सही कह रहे हो, सही है ना? तो अगर मैं बात करना चाहूं एडी और बीडी की, तो एडी और बीडी की अगर मैं बात करना चाहता हूं मेरे दोस्त, तो आप मुझे बता दीजिए एक बार पहले तो, कि अगर एडी का और एबी का, ये क्या है, ये साइड का रेशो है ना, ये भुजाओं का रेशो है ना सर, ये तो साइड रेशो है। तो साइड रेशो क्या होता है? साइड रेशो का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है? एरिया के रेशो के। तो एरिया का रेशो किस संदर्भ में आप लोगे बताओ सर? एडी अगर ले रहे हो तो यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हो, और ए बी ले रहे हो यानी कि पूरे की बात कर रहे हो, यानी कि 1/2। तो एडी और ए बी का रेशो कितना हो जाएगा? अगर हम साइड रेशो के केवल और केवल उसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1/√2। वेरी गुड। और ये काम मैंने इसमें क्यों लगाया? आप में से कितने बच्चों को डाउट ये बन सकता है कि सर आपने डायरेक्टली डीबी क्यों नहीं ले लिया 1/1? कितने बच्चों को ये डाउट बनता है कि सर आपने डायरेक्टली यहां डीबी क्यों नहीं ले लिया? मतलब लगभग सबको है, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां हम जो सिमिलरिटी की बात करते हैं वह सिमिलरिटी किसी ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में नहीं लगती। वह सिमिलरिटी जो लगती है जहां पर एरिया का रेशो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, वो ट्राइंगल में होता है। तो हम क्या चुनते हैं? पहले छोटे ट्राइंगल की भुजा लेते हैं और फिर बड़े ट्राइंगल की लेते हैं, तो वो ट्राइंगल्स में लगती है केवल। इसी वजह से हमने यहां पर जो संगत रेशो का स्क्वायर किया वह 1/2, यानी कि छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया 1 और 2 होंगे ना, इसका 1 यूनिट है तो टोटल का 2 यूनिट हो गया। तो इनका भुजाओं का अनुपात निकाल दिया। इससे क्या फायदा हो गया कि भैया देखो एडी आपका 1 रेशो है, तो डीबी कितना होगा? एबी में से ये घटा दो तो √2 - 1। तो इसलिए हमारा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? एडी और बीडी का 1/√2 - 1। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया? दो त्रिभुजों का परिमाप आपको इस प्रकार दे रखा है और PQ दे रखा है, AB दे रखा है। तो अगर हम बात करना चाहते हैं, यहां पर आपके सामने दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल आपका PQR है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है अगर ये परिमाप है तो परिमाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिमाप ही खुद संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिमाप का रेशो अगर 45/30 है तो संगत भुजाओं में आप यहाँ AB निकालना चाहते हैं और यहाँ आपका PQ, हाँ PQ आपको दे रखा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 15 या 45 और 15 दूनी 30, और यहाँ आप 16 या 48/2 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और सागर बढ़िया सब? रिप्लाई मिल रहा है बराबर? ये रिप्लाई लेने आया बस जिंदगी में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF,
ठीक है, में एंगल ए आपको दे रखा है 50, एंगल बी आपको दे रखा है 70, और एंगल सी आपको दे रखा है 60, और एंगल डी आपको दे रखा है 60, एंगल ई आपको दे रखा है 70, और एंगल एफ आपको दे रखा है 50। तो निम्न में से कौन सा सही है भाई, कुछ तो छोड़ दो। तो भाई साहब ऐसी बात है, समझना जरा। अब आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल बनाने हैं। मैंने क्या रख दिया, ए बी सी, ऐसे रख रहा हूं रैंडम, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई इंटेंशन है इस तरह के लिखने का, ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या देखा, ए आपका 50 है, बी आपका 70 है, और सी आपका 60 है। इसी प्रकार यहां पर क्या है, डी आपका 60 है, ई आपका 70 है, और एफ आपका 50 है। तो अब आप कह रहे हो कि सर इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। अब समरूपता की बात हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ एबीसी ले रखा है, पकड़ ही रखा है एबीसी, तो यहाँ ए किसको डिनोट कर रहा है, 50 डिग्री को, तो 50 डिग्री वाला यहाँ एफ है। यहाँ बी किसको कर रहा है, 70, तो यहाँ ई है और डी है, तो ट्राइंगल एफ ई डी होगा, और ये दोनों आपस में समरूप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताइए भाई क्या होगा। दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, बड़े त्रिभुज की भुजा दे रखी है, तो छोटे संगत भुजा क्या होगी। हम डायरेक्टली करेंगे। अब 36 और 100 है ना, तो इसकी भुजाओं का अनुपात होगा 6 और 10। अब पूछना मत क्यों, क्योंकि छोटी भुजा आपको, बड़ी भुजा दे रखी है 20, तो छोटी भुजा आपको निकालनी है, तो यहां पर आ जाएगा 12। चलिए प्रियंका, अब जाग रहे हो क्या तुम। ये फाइल कब की दी हुई है, होमवर्क करके पटक देना चाहिए था साइड में, जब मैं कराऊंगा तो सॉल्व हो जाएंगे सारे। कब के मतलब, भाई प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं ना, आपको करते रहना है इनको। इंतजार करते हो, कई लोग तो करते ही नहीं है इनको, तो कैसे सीखोगे तुम। सुजीत की समस्या सुनता हूँ, सुजीत की समस्या मेरे को बढ़िया लग रही है आज। सर मैं डिमोटिवेट क्यों हो रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डर लग रहा है बहुत। तो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी जियो। सुजीत, क्या रखा है इस दुनिया में। चलिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। ए बी आपका 4 है, डी आपका 6 है, और ई एफ आपका 9 है, तो एफ डी आपका 12 है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ भाई। सागर को प्यार चाहिए मेरा। चलिए, ए बी सी और डी ई एफ, यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई, ये दो समरूप है। अब यहां बोला गया है डी आपका कितना है, 6 है, ई एफ आपका कितना है, 9 है, और एफ डी कितना है, 12 है। तो मेरे दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एबीसी का परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप क्या है, कोई भी भुजा ले लो उसके सेम परिमाप के बराबर ही होने वाला है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 12 और 9 कितना हो गया, 27 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 27। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ए बी आपका 4 भी तो है, तो जिस अनुपात में भुजाओं का अनुपात है 4/6, उसी अनुपात में ना होगा परिमाप का अनुपात। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे 27। तो आप सॉल्व कर सकते हो 2/3, तो 3 से आपको चाहिए इसको 9, 9 दूनी 18। जिस रेशो में आपका भुजाएं होंगी उसी रेशो में परिमाप होगा। क्लियर है। चलिए 27 कैसे आया भाई, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, इसका परिमाप निकाल दिया बस, इन तीनों को जोड़ के 27 लिख दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। अशोक तुम्हारा रोज का काम है भाई ये, कि मैं पटवारी का पेपर 11 बजे वाली क्लास से निकाल दूं या यहां से निकाल दूं। अरे भाई दोनों में आते हो, दोनों से पढ़ो ना, डेली आते हो तुम, बस चुपचाप पढ़ते रहो। पेपर निकालना है, निकल जाएगा, बस पढ़ाई करो बस। अब कमेंट लिखते रहोगे तो फिर टाइम तो वेस्ट कर रहे हो ना। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में। अरे ये क्या करता है साहब, क्या कहते हैं, अशोक क्या करता है, पढ़ने बैठता है, फिर बोले यार कल अभी पहले सर से 5 बजे पूछ लेता हूँ इस डाउट का क्लियरेंस, तब पढ़ूंगा। तो फिर पूछ लेता है, फिर भूल जाता है, फिर पढ़ने की सोचता है, फिर सोचते अगली क्लास में पूछूंगा तब पढ़ूंगा। पढ़ो यार, रोज रोज थोड़ी पूछना है, आप बस पढ़ाई करते रहो, सब हो जाएगा। आंसर तो चलो इन क्वेश्चंस का।
दो समरूप संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ये और बड़े त्रिभुज का निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात है तो एरिया का अनुपात क्या होगा सर, स्क्वायर होता है 4/9। तो छोटे वाले का कितना है 48, तो बड़े वाले का कितना होगा, निकाल दो। तो 4 से काटा आपने 12 बार, 12 नंबर 108। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। दो समान त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए 2/3। दी गई आकृति में आपको ए क्यू दे रखा है 4√2, क्यूसी दे रखा है आपको 6√2, ए बी आपको दे रखा है कितना 20, और पी क्यू और बीसी समांतर है, तो पीबी का मान बताइए। डियर स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम जिंदाबाद। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है गुरुजी, कि अगर आप पीबी निकालना चाहते हो तो पीबी अपॉन टोटल ए बराबर क्यूसी, क्योंकि उसी के पैरेलल हो गए ना क्यूसी, उसी के मतलब सामने वाली संगत करस्पॉन्डिंग, अपॉन एसी लगा दीजिए बस। तो पीबी आपको निकालना है, ए बी आपका 20 है, क्यूसी आपका कितना है 6√2 और टोटल 10√2। मैंने गड़बड़ कर दी क्या? अरे सॉरी, भुजाओं का अनुपात दे रखा था, स्क्वायर निकाल देना है, 16 और 81 स्क्वायर करना है। इस वाले का तो सही होना चाहिए ना, 10 से काटा 2 बार, ये पीबी कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, हाँ एग्जाम में ऐसे ही होता है, सिंपल। त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रखा है कि एक रेखा डी बीसी के पैरेलल है और एडी और डीबी का रेशो दे रखा है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कृपया करके। डायग्राम बना लीजिए बढ़िया सा, और यहां समझने की कोशिश करना कि आपका ये ए बी सी बड़ा ट्राइंगल है और डीई जो है आपके बीसी के पैरेलल है। 8 बजे वाला क्लास कहाँ होता है, शोभा यही होता है ना अकेडमी पर ही, है ना, स्पेशल क्लास में। तो एडी और डीबी का जो रेशो आ रहा है वो 2:3 है। त्रिभुज एडीई एवं डीईबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो मेरी बात सुनिएगा, यहां हम अगर एरिया निकालना चाहते हैं दोनों का, तो एडी और एबी का रेशो कितना आ रहा है 2:5। तो एरिया का रेशो कितना होगा दोनों का, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी, तो ये हो गया 4/25। अब मेरी बात को गौर से सुनो, ये वाले का तो 4 आ ही गया, तो इस वाले का कितना है 21 होगा ना, तभी तो टोटल 25 है, ये टोटल का है 25। तो 4:21 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। सर परी कह रही है सर 21 कैसे सर, परी टोटल तो 25 है ना परी, और 4 ये है, तो यहां पर अगर आप घटाओगे तो 21 हो जाएगा। राहुल कुमार कह रहा है 5 कैसे सर, 2 और 3 को जोड़ देंगे 5 आएगा राहुल। फिर से, आज तो राहुल फॉर्म में है, ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, हिल जाए सामने वाला एक बार तो। चलिए, तो दी गई आकृति में बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एडी बराबर आपका 18 है, ए बराबर आपका 27 है, ईसी बराबर आपका 12 है। तो क्वेश्चन काफी प्यारा है, आइए। सही जगह तो है ना। बीडी की लंबाई बतानी है, ये थीटा इस थीटा के बराबर है, ये कॉमन है, तो तीसरा तो बराबर होगा ही, लगा दो। क्या सिमिलर ट्राइंगल है, देखो देखो, अगर ये इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये वाला भी अल्फा, ये तो सब में आ रहा है, और ये मेरा अगर बीटा है तो ये मेरा बीटा होगा। तो लगा दूं सिमिलरिटी, सिमिलरिटी लगाओ। तो गुरुजी देखो, थीटा के सामने 27 है, और उस बड़े वाले थीटा के सामने क्या है, ए बी है। अल्फा के सामने यहाँ डी है, और उस अल्फा के सामने कितना है, बी सी है। ठीक है ना, और बचा क्या, बीटा। बीटा के सामने 18 है, और इधर बीटा के सामने कितना है 27 और 12 39। अब क्या क्या दे रखा है भाई, बीडी की लंबाई निकालनी है, अभी निकालता हूं। तो मुझे ए बी निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर कर दो आप, इन दोनों को बराबर करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ए बी कितना निकल कर आ गया 39 × 3/2। तो ये हो गया 9 तिया 27, कैरी आया 2, 9 3 तिया 9 और 2 117/2। यहां से कितना निकल कर आ रहा है
यहां से निकल कर आ जाएगा भैया अपने पास 58.5, और 58.5 में से आप 18 घटा दो, क्योंकि अगर एडी घटा दोगे ना तो एबी में से अगर आप एडी घटा देते हो तभी तो बीडी निकलेगा। 40.5। नहीं आया का नारा किसने दिया था? तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में मजा आ गया ना? मजा आ गया ना क्वेश्चन में? दोबारा बताता हूं, कृपया करके सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप ही खुद की जिम्मेदार हो। अब चुप रहना बिल्कुल। एक चीज बताओ, पहला पॉइंट ये, क्या सिमिलरिटी केवल थेल्स के लिए ही पढ़ाई है क्या? बताओ। नहीं ना? हाँ, थेल्स के लिए नहीं होती सिमिलरिटी केवल कि पैरेलल ही होना चाहिए तभी लगेगी। अरे क्यों भाई, सिमिलरिटी तो एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको एंगल एंगल मिल जाए बराबर तो सिमिलरिटी लग जाती है कि नहीं? सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। तो मैं यही तो समझा रहा हूं यहां पर कि भाई ये थीटा के बराबर है, तो एक तो ये बात हो गई। ये वाला एंगल क्या है, कॉमन नहीं है क्या? कॉमन। तो बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक तो ट्राइंगल ट्राइंगल में लगेगी। तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? ट्राइंगल ए डी ई। और दूसरा कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल ए सी बी। एबीसी नहीं, ए सी बी। कारण क्या है? इस चीज का भी कारण है कि मैंने, अरे ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। चलिए, तो क्या है भाई, सिमिलर कैसे हुआ समझ लीजिए। ए तो कॉमन था तो कॉमन से स्टार्ट कर लिया। डी यहां पर नोन है थीटा, तो यहां पर भी ऐसा लो जो थीटा हो, फिर बचा हुआ तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा ना। बस इसलिए या तो ये ट्राइंगल लिख दो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करूंगा? ये थीटा है, ये कॉमन है, तो कॉमन को मान लिया अल्फा, तो बचे कुचा क्या हो गया? ये बीटा हो गया। तो ये यहां पर बचा कुचा कौन सा एंगल है? यही तो बचा हुआ है, ये बीटा होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? एक बच्चा कह रहा है, मनीष कुमार पटेल कह रहा है एबीसी क्यों नहीं, वो समझा दिया मनीष, ध्यान से सुनते पहले। ठीक है ना? चलिए, तो अब आप लगा सकते हो कैसे? सर थीटा के सामने यहां 27 है ना, बट छोटे वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है? ए बी बराबर, क्योंकि कॉमन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज लेने हैं। इसी प्रकार बीटा के सामने यहां पर कितना है? छोटे वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने 18 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने कितना है? पूरा एसी 39। सॉल्व कर लो, ए बी निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आया था? 58.5। और आपको बीडी निकालना है तो 18 घटा दो, 40.5। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आपका कोई बैच आ रहा है क्या जो एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरा मैथ कंप्लीट? गरीब जो भी, क्या नाम है इनका, गरीब नवाज है ना क्या, गरीब इंसान मेरे भाई, अगर आप एक दिन बाद अगर क्लास को देखते हो तो वो भी रिकॉर्डेड हो जाएगी, है ना? तो पढ़ना तो आपको वैसे भी है ही, मतलब अगर तुम पढ़ने जाते हो कहीं छुट्टी करते हो उस तरह से। ठीक है ना? नेक्स्ट आएगा, चिंता ना करो, नया बैच भी आएगा और वो भी आपको मिलेगा। चिंता ना करो, आप ऐसे टेंशन मत लिया करो। न्यू बैच भी आएगा और वहां शुरू से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ शुरू से। ठीक है? बिल्कुल टेंशन ना लो, लेकिन पहले ये खत्म हो जाए तब। और पढ़ना तो है यार, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। क्या आप ये समझ लीजिए कि क्या, अगर गणित को समझने की बात आती है तो क्या इससे बेस्ट कोई बैच मिल सकता है क्या? अगर कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तुम, नहीं मिलेगा यार। तुम्हें अगर टाइम पास ही करना है वो बात अलग है। तो वही है, हमें सीखने के लिए पढ़ना है तो बात अलग है। कुछ लोग चाहते हैं अरे सर 5 दिन बच्चे कुछ ऐसा बताओ, वो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होता।
और पता है मतलब मैंने ये देखा है कि फाउंडेशन में जो बच्चा पढ़ रहा है, वो जो जैसे बाहर में यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, कैच द मैथ लेता हूँ, वह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब मैं कुछ भी लगाऊंगा उसको पता है कि क्या लग गया यहाँ पर। जैसे कोई नए बच्चे आते हैं तो अचानक से कोई अंडर रूट लेने वाली, वो ट्यूनिंग होती है और वो जो स्पीड होती है वो समझ में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और वही सबसे बड़ा काम होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो यही सबसे बड़ी चीज है जो सबसे लेट लेट में आती है बच्चे के। तो यहाँ पर अब क्या है कि पता लग जाता है बच्चा पढ़ रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने बोला कि मैं सुबह 11 बजे भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो अब डबल हो गया। मतलब सोचो कि इससे बड़ा बेनिफिट हो ही नहीं सकता। आप बस बेनिफिट उठाइए चीजों का। आप ये मत सोचिए कि मैं कितना क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके सामने वो सब चीजें उपलब्ध हैं। चलिए, तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में एबी आपका 5 है ना, बीसी आपका 8 है और एसी बराबर 10 है। तो एबीसी का और क्षेत्रफल का रेशो दे रखा है, तो क्षेत्रफल का रेशो पता है, तो भुजाओं का रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 बराबर। अब ध्यान से सुनो, आपको डीएफ निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तरीके तरीके की बात है। तो अगर डीएफ निकालना है तो यहां से आपको बीसी चाहिए। समझ रहे हो ना, क्यों चाहिए बीसी? क्योंकि सर ये समरूप है, ए बी सी ई डी एफ के समरूप है। तो अगर यहां से आप डीएफ चाहते हो तो डीएफ कहां, डीएफ के करस्पॉन्डिंग साइड यहां बीसी है। ऐसे होती है चीजें, आप करो तो सही, सीखो तो सही, अपने आप स्पीड बन जाएगी। तो बीसी मेरे को 8 दे रखा है, डीएफ आपको निकालना है 16/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, पी एडी पर इस प्रकार है, बनाते हैं। समझना है ना प्लीज, क्योंकि बच्चा गलती करेगा यहां पर, है ना, आप भी कर सकते हो। तो यहां एबीसी है और बोला गया है कि पी एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, पी है ना एडी पर इस प्रकार है कि एपी और पीडी 3:4 है। तो बोला गया है ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो कृपया करके ध्यान देना डियर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये 1:1 हो जाएगा अपने आप ही? ये पता होना चाहिए। बिल्कुल होगा गुरुजी, इसमें कोई संकोच ही नहीं है, आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, क्या यहां कोई सिमिलरिटी वाला केस लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही बात है कि एक साथ देने से क्या होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां तो बेस रेशो में जाता है। सही है सर। तो आपका ये दे रखा है 2 और आपका ये दे रखा है 7। मैं ऐसा क्या मान लूं, यहां 2 रेशो आ रहा है एरिया और यहां 7 रेशो आ रहा है जोड़ने पर, क्योंकि वही एरिया का सम है। तो ऐसा मैं एलसीएम क्या मान लूं कि टोटल एरिया, जिससे कि मेरा सारा काम हो जाए। सर टोटल एरिया आप 7 और 2 का एलसीएम मान लो 14, मिक्सर की तरह, मिक्सर मान लिया। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे दोस्तों कि एक और एक में बांटोगे तो ये हिस्सा 7 हो गया, ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, 7 हो गया। और ये 7 किस में बटेगा, बेस रेशो में, यानी कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एपीवी कितना है, 3 है, और टोटल एरिया कितना माना था, 14। तो 3:14 आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्यों माना? आप कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, लेकिन मानना इसलिए जरूरी है कि मानोगे तभी तो बांटोगे। मानोगे नहीं तो बांटोगे कैसे भाई? 70 मान लो, 28 मान लो, 35 मान लो, लेकिन मानो ऐसा जो एक और एक 2 और 7 और 3 10, 3 और 4 7 से कट जाए। तो जो 2 और 7 से कट जाए, तो 35 तो नहीं चलेगा, खैर 70 चल जाएगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन है या अलग है? नहीं, देखो मैंने आपको एलसीएम का असली मीनिंग बताया था। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन। एबीसी में भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु एफ और ई इस प्रकार हैं कि एफ ई बराबर आपका क्या हो जाता है, बीसी हो जाता है। ठीक है। एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, यानी कि वही वाली बात आ गई सर, 1:1, एरिया बराबर है। तो आपको पता है ना कि इसका रेशो, इसकी साइड का रेशो ये 1 होगा और ये √2 - 1 होगा। अब प्लीज दोबारा मत बोलना क्यों। अब बोल रहा है कि सर एडी आपका बीसी पर पैरेलल है और एडी एफ ई को जी पर काटती है। तो देखते हैं, एडी आपका क्या है, एडी आपका
BC के परपेंडिकुलर है और AD जो है FE को G पर काटती है। ठीक है, तो आपको पूछा गया GD और AG का रेशो बताइए, GD और AG का रेशो। तो GD और AG का रेशो तो क्या सेम ही नहीं रहता क्या? अरे सिमिलर ट्राइंगल में सेम ही रहता है। आप परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका भी तो परपेंडिकुलर होगा, और हमेशा हम जानते हैं कि भाई परपेंडिकुलर हो, माध्यिका हो, सबका रेशो भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या है? ये है। तो GD कहां है? नीचे आ रहा है, तो इसका रेशो ये लेंगे अपन, √2 - 1, और AG ऊपर आ रहा है तो 1। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हो गया सर। लास्ट समझ में, लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था भाई? ऐसा आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, बस आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी। अब वो पढ़िए, है ना। आप अगर अपने पन्नों को पलट कर देखोगे तो वो पुराने दिन याद आएंगे जब हमने इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन किए थे। पन्नों को पलटो, अपने आप आ जाएगा दिमाग। हाँ, नहीं आया सच में मत बोलो, इसमें टाइम पर नहीं आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे आया √2 - 1 पहले क्वेश्चन से। ध्यान दिया करो, नहीं दोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। शिवम, मेरी क्लासेस देखते रहो, सारा रिवाइज हो जाएगा अर्थमेटिक। अभी मैं सुबह दोपहर में 3 बजे भी करा रहा हूँ अर्थमेटिक, आप पढ़ो तो सही। रात को 8 बजे क्लास लो, वो आपको देखना है कि कैसे आप करते हो। शनिवार को कल भी मैं अर्थमेटिक रिवाइज करा रहा हूँ स्पेशल क्लासेस में, तो ऐसे करना पड़ेगा। फॉलो करो प्लीज, सब कुछ रिवाइज होगा। अगर जो बच्चा